राजनीति में हर शब्द के अपने अपने अर्थ होते हैं। अगर सूबा चुनावी हो तो किसी शब्द पर आर पार की जंग छिड़ सकती है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त यूपी की राजनीति का है, जहां सियासी घमासान में अब्बाजान छाए हुए हैं। कोई अब्बाजान जैसे शब्द के बहाने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहा है, तो कोई इसे बीजेपी के धर्म वाली राजनीति का रूप बता रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब्बाजान वाली सियासी तान यूपी में असर दिखाएगी, और अब्बाजान वाले इस तान से किसको कितना नफा होगा, किसको कितना होगा फायदा। यह रिपोर्ट देखिए। अब्बाजान कहने वाले आसन हजम कर जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है, इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई। ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको। तो मेहरबान कदरदान सियासतदान, यूपी में छिड़ा अब्बाजान वाला घमासान अब तक देखा कि नहीं देखा तो देखिए कि कैसे एक शब्द के जरिए यूपी की सियासत में नए संग्राम का शंखनाद हो गया है। यूं तो कहने के लिए अब्बाजान बड़ा वजनदार शब्द है, लेकिन चुनावी माहौल में इस शब्द को सियासत में ऐसे लपेटा गया कि क्या वालिद, क्या पिता, क्या बाबूजी, क्या पापा, सब पीछे छूट गया। राजनीति में बस एक ही शब्द गूंज रहा है, अब्बाजान। सीएम योगी आदित्यनाथ की बोली से अब्बाजान वाला तंज निकला तो ये ध्रुवीकरण वाली सियासत की धुरी बन गया। हर कोई जवाब देने के लिए आगे आया, जिस पर इशारों में हमला बोला गया वो भी, और जो शब्दों की इस लड़ाई में अपना फायदा तलाश रहा है वो भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है, और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको। कैसे वो देख नहीं पाए कोविड के सेकेंड वेव में, जब गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए, दवाएं, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, टोसिलमिज़ोब नहीं मिल रहा था, दफनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी नहीं, तो नदी के किनारे लाशों को जलाए तो कुत्ते लोच कर खा रहे, वो भी दुनिया की आंखों ने देखा। तो इस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। जिस तरह 17 में कब्रिस्तान शमशान की बात शुरू हुई थी, अब इस तरह से दोबारा कर रहे हैं। योगी का अंदाज भले ही इशारों वाला रहा हो, लेकिन हमला सीधा सीधा अखिलेश यादव पर ही था। हालांकि अखिलेश बस भाषा की दुहाई देकर योगी आदित्यनाथ की बोली पर सवाल उठाते दिखे। योगी आदित्यनाथ ने अपने सियासी शब्दकोश से अब्बाजान वाला ऐसा शब्द निकाला है जिसने यूपी की सियासत में घमासान मचा दिया है। इस शब्द के बहाने योगी तुष्टीकरण वाली राजनीति पर तंज कस रहे हैं, तो विरोधी इसे बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली राजनीति बता रही है। यूपी में अब्बाजान को लेकर छिड़े घमासान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उतर आए और ट्वीट के सहारे योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया। ये लगातार पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है, और मैं समझता हूं इस बार नौजवानों ने पूरा मन बना लिया है। और मुख्यमंत्री से उनका सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताई ना भर्तियां कहिया होई। किसान पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री जी बताई ना गनवा का पैसा कहिया मिली, दामवा कहिया बढ़ी। राहुल और उनकी पार्टी ने ऐसे बयानों को नफरत वाली सियासत का तरीका बताया, तो खुद योगी आदित्यनाथ जवाब देने के लिए आगे आ गए। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। और हाँ श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है, तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी।
उधर यूपी के चुनावी समर में उतरने को तैयार आम आदमी पार्टी अब्बा जान वाली सियासत के बहाने योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। चुनाव में सबको अब्बा जान भी याद आएंगे, सबको अम्मी जान भी याद आएंगी। जब चुनाव नहीं था तो बाकी जो लोग हैं, जरा योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज की वो तस्वीर है फिरोजाबाद की, जब एक पिता अपने बच्चे को, डेंगू से बीमार बच्चे को साइकिल पर लेके आया है और उसको अस्पताल में बेड नहीं मिला, वो वापस लेके जा रहा है। जरा उसको भी देख लें, उसको देखें और उससे बात करें कौन सा जान याद आ रहा है। कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए रविवार को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण बनाम विकास का मतलब समझाया। इस दौरान योगी ने विरोधियों पर हमले के लिए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया था। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले। पहले गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्मा गया और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। चुनाव से पहले यूपी की फिजा में सियासी बादल डेरा डाल चुके हैं। ये बादल कई जगह बरस रहे हैं और कई जगह गरज रहे हैं। इस गरज बरस के बीच ही सत्ता का खेल खेला जाना है। इस खेल से पहले जबरदस्त घमासान है और विवादों में अब्बा जान। आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बोली से अब्बा जान वाला तंज निकला तो ये ध्रुवीकरण वाली सियासत की धुरी बन गया। विपक्ष का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले हिंदू और मुसलमान करने के लिए अब्बा जान वाला बयान दे रहे हैं। ऐसे में यूपी में मुस्लिम वोटों के उस गणित को भी समझना जरूरी है जो अब्बा जान वाली सियासत का सार है। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। अब्बा जान योगी आदित्यनाथ की जुबान से निकला ऐसा शब्द जिस पर यूपी में सियासी घमासान चढ़ गया है। यूपी की चुनावी दंगल से पहले हर पार्टी, हर नेता अपने हिसाब से इस शब्द की व्याख्या कर रहा है। कोई इस शब्द को धर्म के तराजू से तौल रहा है, कोई इसे ध्रुवीकरण वाली राजनीति के पैमाने पर परख रहा है, तो कोई इसे तुष्टीकरण वाली राजनीति पर तंज बता रहा है। लेकिन अब्बाजान शब्द की सियासी व्याख्या से पहले बड़ा सवाल ये कि आखिर योगी आदित्यनाथ अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल विरोधियों पर वार के लिए क्यों कर रहे हैं, और क्यों योगी का ये वार इतना तीखा है कि विरोधी भी बिना जवाब दिए नहीं रह पा रहे और ऐसे बयानों को सरकार की नाकामी छिपाने का तरीका बता रहे हैं। इस सरकार के मुख्यमंत्री जी और सरकार वो काम नहीं बता सकती जिसका वो शिलान्यास किया हो और उसी का उद्घाटन कर रहे हो। अपनी पार्टी के नेताओं को भी सम्मान देने के लिए इनके पास काम नहीं है, और अगर कोई काम चुरा रहा है तो समाजवादियों का काम चुरा करके अपने नेताओं के नाम लिखते हैं। दरअसल अब्बाजान वाली पॉलिटिक्स के पीछे पूरा गणित यूपी के मुस्लिम वोटों का है। समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियां मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी हुई हैं। क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी की आबादी में 19.26% मुस्लिम है। यूपी में मुस्लिम आबादी 4 करोड़ के करीब है। इतनी बड़ी आबादी का साफ मतलब है बड़ा वोट बैंक, जो कई सीटों पर किसी पार्टी की जीत की हार तय करने का अहम फैक्टर बन सकता है। यूपी की 145 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों का अच्छा खासा असर है। प्रदेश की 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम 20 से 60% तक हैं। मुस्लिम प्रभाव वाली ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी में हैं। इन्हीं मुस्लिम वोटों के दम पर ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश में लगी है और ओवैसी हर रैली, हर सभा में यूपी में मुस्लिमों के हाल पर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। आपने मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या किया? 60% ड्रॉप आउट रेट है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का।
2% ग्रेजुएट होते हैं, 3% 12th पास करते हैं। कितने घर दिए मुसलमानों को आपने? 10 दिए। पूरे उत्तर प्रदेश को आए कितने? 1600 करोड़ आए उत्तर प्रदेश को माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें से आपने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। झूठ पे झूठ इनकी। मुस्लिम वोट बैंक वाली इसी राजनीति को लेकर योगी आदित्यनाथ इशारों में विरोधियों पर तंज कस रहे हैं और अपने हमलों के लिए अब्बाजान जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर ओवैसी की एंट्री के बाद यूपी में मुस्लिम वोटों की लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई है। बीते विधानसभा चुनाव में यूपी में 24 मुस्लिम विधायक बने, जिसमें सबसे ज्यादा 17 मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी के रहे। लेकिन यूपी में प्रचार के साथ साथ बार बार ओवैसी मुसलमानों की नुमाइंदगी का मुद्दा उठा रहे हैं और इस बहाने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को भी निशाने पर ले रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनको एक ही बात की तकलीफ है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। मैं यहाँ पर अपनी शोहरत के लिए नहीं आया हूं, अल्लाह जानता है। मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूं। अब्बाजान वाली राजनीति ने पूरे यूपी में सियासी हलचल बढ़ा दी है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु सियासत में ऐसी भाषा के इस्तेमाल पर ऐतराज जता रहे हैं। अब से पहले भी माननीय योगी जी ने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया था सपा मुखिया मुलायम सिंह के लिए, लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और मैं समझता हूं इनकी जमीन खिसकती जा रही है। जिन वादों को, जिन मुद्दों को लेकर ये आए थे उनको इन्होंने किसी भी काम को पूरा नहीं किया, तो अब ये इस तरीके के अल्फाज या इस तरीके की बातें करके ये चुनावी माहौल तैयार करना चाहते हैं अपने लिए। पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना गैर दानिशमंदी है और मुख्यमंत्री जी को तो ये बताना चाहिए कि हमने 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कितने काम कराए। जनता को बताना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। अब्बाजान को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी महाभारत छिड़ गई है। इस विवाद के बीच हर कोई अपने हित के हिसाब के जवाब दे रहा है, क्योंकि सबको फिक्र है मुस्लिम वोटों की, जो चुनावी गणित में जीत के लिए अहम है। आज तक ब्यूरो। सावन तो सूखा निकल गया, लेकिन भादो तो अषाढ़ और सावन की भी कसर पूरी करने में लगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आफत मचाने के बाद अब गुजरात में मूसलाधार कहर बरसा रहा है। बारिश और बाढ़ की आफत सबसे ज्यादा जामनगर में आई है, जहां पानी तो जानी दुश्मन बन गया है। नए नवेले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी बाढ़ के हालात को देखने के लिए जामनगर पहुंचे। ऐसा सैलाब जामनगर वालों ने कभी देखा नहीं। तबाही का ऐसा मंजर कभी यहां दिखाई नहीं दिया। जान का दुश्मन बन गया सैलाब का पानी। इंसानों के घर डूबे, मस्जिद भी डूबी। ये सैलाब नहीं, जल प्रलय है। जी हां, जल प्रलय। गुजरात के जामनगर में आसमानी आफत ने जमीन पर रहने वालों की जिंदगी जहन्नम बना डाली। सड़कें डूबी, गलियां डूबी, मोहल्ले डूबे, घर बार डूबा। घरों का पहला मंजिल तो पानी से लबालब हो गया। सैलाब में फंसी हजारों जिंदगियों की आंखों के आगे तो जैसे मौत तांडव कर रही हो, लेकिन देवदूत की तरह एनडीआरएफ और वायुसेना की टीमों ने इन लोगों को बचाया और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। गुजरात में सैलाब के कहर से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ ने 12 टीमें उतार दी हैं। वर्तमान समय में गुजरात में आईएमडी के प्रेडिक्शंस को देखते हुए 18 टीमें डिप्लॉयड की गई है। साथ ही 2 टीमें, एक टीम गांधीनगर व एक टीम बड़ोदरा में रिजर्व के रूप में रखा गया है। जान बचाने के लिए मकान की छतों पर पहुंचे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से ऊपर खींचा गया। लोग जान हथेली पर लेकर जिंदगी की जंग लड़ने में जुट गए। डूबते घर से निकलने के लिए बिजली के खंभों का सहारा लेने लगे। जामनगर में सैलाब की लहरें इतनी भयावह थी कि उनमें कार भी किसी खिलौने की तरह बह गई। ट्रक और बसें सैलाब में सड़कों पर फंस गईं।
जामनगर में तमाम जगह बाढ़ का पानी तो उतार पर है, लेकिन बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर ये ऑटो रिक्शा जो अभी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ के लोग बताते हैं कि कहीं ज्यादा था और बहुत ज्यादा पानी था और यहाँ पर 3 लोग बह गए थे। कुछ लोग यहाँ पे जो खड़े थे उन्होंने उनका वीडियो भी बनाया था बहते हुए लोगों का और कुछ लोगों ने उनको बचाया। 3 लोगों में से 2 लोगों को बचा पाए थे। एक मिसिंग रिपोर्ट किया गया था जिसको आज सवेरे एनडीआरएफ ने एक दूसरे ही बहुत आगे एक गांव है वहां पर उसकी जो बॉडी है उसको निकाली है और अस्पताल भेजा गया है। ये देखिए किस तरह रेलवे का पूरा ट्रैक ही बाढ़ के पानी में बह गया। अब इस ट्रैक की मरम्मत की जा रही है। राजकोट जामनगर प्रमुख हाईवे भी बाढ़ के पानी में डूबकर खस्ताहाल हो गया। तमाम सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई है। जामनगर राजकोट हाईवे पर बने इस पुल की हालत खस्ता हो गई है। इस पर भी यातायात रोक दिया गया है। सोमवार को राजकोट में जो तेज बरसात हुई थी उसकी वजह से ये जो आप नदी देख रहे हैं ये इस वजह से है क्योंकि राजकोट में जो बरसात हुई उसका पानी जो आजी डैम है वो उसमें ज्यादा भरा और उसके बाद ये वहां पे गेट्स खोल दिए गए और इसकी वजह से आसपास के जो इलाके हैं उसमें काफी ज्यादा यहाँ पे पानी भर गया। ये आप जो ब्रिज देख रहे हैं ये तकरीबन 20-25 साल पुराना बताया जाता है और कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल क्योंकि इसके ऊपर 10 फीट का पानी था और वो सारा क्योंकि इसके काफी ज्यादा फोर्स से बह रहा था तो ट्रैफिक तो रोक दिया गया था, लेकिन अब इसके हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल यहाँ पर ग्राम रक्षक दल, ये जो आप देख रहे हैं खाकी वर्दी में, ये सब ग्राम रक्षक दल के लोग हैं जो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। जामनगर के नागेश्वर इलाके में खेड़ियार मंदिर में 4 लोग फंस गए। इन लोगों का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद उन्हें कलेक्टर के आदेश पर एयरलिफ्ट करवाया गया। जो वहां फंसे थे वहीं से वीडियो वायरल किया था। कलेक्टर ने उस वीडियो को ट्वीट किया। जामनगर में जल प्रलय के हालात क्यों आए, जरा इसकी वजह भी जान लीजिए। भारी बारिश के बाद जामनगर में 18 में से 17 बांध एक ही दिन में ओवरफ्लो कर गए। 24 घंटे में जामनगर, कालापन और जामजोधपुर में 25 इंच बारिश हुई। लोगों की जान खतरे में पड़ी तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके जरिए 43 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। वहीं अब तक जामनगर जिले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2 लापता हैं। 43 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। गुजरात के नए नवेले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जामनगर के बाढ़ पीड़ित धुधाव गांव पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की हर तरह से मदद करने का भरोसा दिया। इस वक्त हम धुआव गांव में हैं। ये जामनगर का वो इलाका है जहां पर कि पानी काफी ज्यादा भर गया था और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस समय यहां पर आए हैं। लोगों से खुद चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी मदद वो देना सरकार की तरफ से दे सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। जामनगर के तमाम इलाकों में सैलाब का पानी उतर गया है। कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक ले जाया जा रहा है। इस सैलाब के पानी ने जो निशान छोड़े हैं उनसे उबरना यहां के लोगों के लिए आसान नहीं होगा। जामनगर में विद्या और गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के जूनागढ़ और राजकोट में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। डैम में पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। जूनागढ़ के 18 में से 17 डैम ओवरफ्लो कर रहे हैं। सड़कें डूबी हैं, हाईवे डूबे हुए हैं, किसानों की फसलें भी डूब गई हैं। कुछ यही हाल राजकोट का भी है जहां सड़कों पर इतना पानी भर गया है जिसमें कारें भी कागज की नावों की तरह बहती हुई दिखाई दे रही हैं। सावन तो करीब करीब सूखा चला गया, लेकिन भादों ने गुजरात के जूनागढ़ में आफत मचा दी। झमाझम बारिश के बाद बाढ़ की दोहरी मार ने जूनागढ़ को पानी पानी कर दिया। जूनागढ़ में पिछले 24 घंटों में 18 इंच बारिश हुई है, जिसके चलते सड़कें लबालब हो गई। हाईवे का हाल बेहाल हो गया।
इतना पानी भर गया कि किनारे के डिवाइडर तोड़कर पानी निकालने की नौबत आ गई। जूनागढ़ पंथक इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी है। जहां तक निगाह जाए वहां तक सब कुछ जलमग्न ही नजर आता है। हाईवे पर सड़क और नदी का फर्क मिट गया है। सड़कों पर लोग जान जोखिम में डालकर वाहन चला रहे हैं। वंथली मालवदर हाईवे पर सैलाब की लहरों में पुल तक दिखाई नहीं दे रहा है। पुल पर कितना पानी है इसका अंदाजा लगाने के लिए लोग पुल के किनारे लाठियां लेकर खड़े हैं। जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां और नालों में उफान आ गया है। कई डैम लबालब हो गए। डैम से पानी छूटने पर हालात बिगड़ गए। नेशनल हाईवे पानी पानी हो गया। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। जूनागढ़ में गिर के जंगल की सभी नदियां उफान पर हैं। ओजत, भादर और उबेन नदियों में भीषण सैलाब आया हुआ है। जूनागढ़ के हसनापुर, आनंदपुर, बिलिंगडन, उजात, वज्रमीन और थराफत जैसे बड़े डैम ओवरफ्लो कर गए हैं। डैम से छूटे पानी की वजह से कई जगह हाईवे पर पानी भर गया है। हाईवे पर पानी भर जाने की वजह से जूनागढ़, पोरबंदर और गिर सोमनाथ से जुड़ने वाले सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते गिरनार रोपवे भी बंद कर दिया गया है। घेड इलाके के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। ये तस्वीर जूनागढ़ के आनंदपुर की है, जहां पुल पर मौजूद लोग नीचे पानी से लबालब नदी में गिरी कार को ऊपर निकालने में लगे हुए हैं। नीचे पानी का सैलाब है तो ऊपर जन सैलाब है। लोग तमाशा देखने के लिए जुटे हुए हैं। पानी में डूबी काले रंग की इस कार को क्रेन की मदद से निकालने की कवायद चल रही है। कार के परखच्चे उड़े हुए हैं, लेकिन इतनी वजनी कार का बाहर आना आसान भी नहीं है। क्रेन से इस कार को ऊपर खींचने में लोग लगे हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस कार को लोग सैलाब से निकालने में कामयाब हो गए। दरअसल इस कार का ड्राइवर जब इस पुल से गुजर रहा था तभी सैलाब की तेज लहर उसके सामने आ गई। डर के मारे ड्राइवर कार छोड़कर भाग गया और ये कार सैलाब की लहरों में समा गई। बाढ़ का पानी उतरा तो इस कार को निकालने की कवायद शुरू हुई। आखिरकार क्रेन से इस कार को निकाला गया। जूनागढ़ में हाहाकारी सैलाब से जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही गया। सबसे बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। उनकी मूंगफली, सोयाबीन, कपास और ज्वार की फसलें डूब गई। और अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये गुजरात के राजकोट के न्यारी वन डैम की तस्वीरें हैं। भारी बारिश और सैलाब के चलते ये बांध ओवरफ्लो कर गया है। सैलाब की लहरें कितनी भयावह हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाढ़ और बारिश के पानी ने राजकोट में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कें पानी में डूबी हैं। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि इसमें कार कागज की नाव की तरह बह रही है। बहुत जगह पे अभी राजकोट में लगातार 22 घंटे से बारिश शुरू है और बहुत सारे इलाकों में पानी घुस चुका है। हमारे घर में भी पानी घुस चुका था, लेकिन अभी हम लोग ऊंची जगह पे आ गए, सभी सेफ है, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, बाइक और सब अभी और डूब गया है। राजकोट में पिछले 24 घंटों में 13 इंच मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके चलते राजकोट के तमाम इलाकों में बुरा हाल हो गया है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। कड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। मौसम विभाग ने बुधवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई है। उधर अमरेली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों से समंदर में न जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। गोपी घांधर और विद्या के साथ आज तक